हेलो एवरीवन। मेरा नाम है राहुल और आप देखें साहित्य परिवार। तो साहित्य परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज है क्लास 10। आज प्रैक्टिस सेट की क्लास 10 है। मैं आपको बता दूं कि यूजीसी नेट जेआरएफ की क्लास है। इसमें हम लोग डेली 25 क्वेश्चन करते हैं और ये क्लास आपको रोज़ 7 बजे और 8 बजे के बीच आपको शाम को मिलती है। तो प्लीज़ इसको आप पूरा देखिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट भी करिएगा। ठीक, तो बिना देर किए हुए चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। इसके पहले मैंने 25 क्वेश्चन करा दिया है, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू करेंगे। लिखा है कि आधा गांव उपन्यास में चित्रित गांव है। मतलब आधा गांव के उपन्यास में किस गांव का नाम जो है लिया गया है। ए गंगोली, बी शिपालगंज, सी मैरीगंज और डी बेल्लारी। तो आधा गांव उपन्यास में कौन सा गांव चित्रित है? तो वह है गंगोली गांव। गंगोली गांव चित्रित है। शिपालगंज ये गांव मतलब किस उपन्यास में है? तो वो है राग दरबारी में। ये राग दरबारी में आता है, राग दरबारी। ठीक। और मैरीगंज, मैरीगंज जो मैला आंचल में आता है। मैरीगंज मैला आंचल में आता है। और ये बेल्लारी ये गोदान में। ये क्या है? गोदान में। ठीक, गोदान में आता है। तो आधा गांव उपन्यास में चित्रित गांव कौन सा है? तो गंगोली है। और शिपालगंज किस उपन्यास में आता है? तो राग दरबारी में। मैरीगंज मैला आंचल में और बेल्लारी जो गोदान में आता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि आधा गांव, इसका प्रकाशन 1966 है। गांव कौन सा गांव आता है? गंगोली गांव। इसके उपन्यासकार कौन है? राही मासूम रजा है। राग दरबारी 1968 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। और गांव का नाम शिपालगंज। और उपन्यासकार कौन है? श्रीलाल शुक्ल। मैलांचल 1954 इसमें आता है। मैरीगंज गांव का जिक्र इसमें आता है। और इसके उपन्यासकारक है रेणु, फणीश्वरनाथ रेणु। गोदान 1936 ईस्वी इसमें बेल्लारी गांव का नाम आता है। और इसके जो उपन्यासकारक वो हैं मुंशी प्रेमचंद जी। क्वेश्चन नंबर 27। महिला पुलिसकर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। ए ग्लोबल गांव का देवता, बी गुना बेगुना, सी मुन्नी मोबाइल और डी जिंदा मुहावरे। महिला पुलिसकर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो वह है गुना बेगुना। ऑप्शन बी सही है। गुना बेगुना की अगर बात करें तो सन 2011 में प्रकाशन वर्ष। मैत्री पुष्पा का उपन्यास है। किसका है? मैत्री पुष्पा का यह उपन्यास है। यह महिला पुलिसकर्मियों पर आधारित है। किस पर आधारित है? महिला पुलिसकर्मियों पर। ग्लोबल गांव का देवता, इसके लेखक है रणेंद्र। इसके लेखक कौन है? रणेंद्र हैं। यह आदिवासी जीवन पर आधारित रचना है। यह रचना जो है आदिवासी जीवन पर आधारित है। जिंदा मुहावरे, इसका प्रकाशन वर्ष 1933 है। और इसकी लेखिका नासिरा शर्मा है। यह कृति भारत विभाजन पर केंद्रित है। जिंदा मुहावरे भारत विभाजन पर केंद्रित है। और मुन्नी मुहावरे के लेखक कौन है? प्रदीप सौरभ है। मुन्नी मुहावरे के लेखक कौन है? प्रदीप सौरभ। क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा है कि इनमें कौन शिशु संवेदना की कहानी नहीं है? ए नादान दोस्त, बी चोरी, सी कजाकी और दो सखियां। इनमें कौन शिशु संवेदना की कहानी नहीं है? तो शिशु संवेदना की कहानी जो है वो दो सखियां नहीं है। ऑप्शन डी सही है 28 का। देखिए यहाँ पे लिखा है कि दो सखियां, नादान दोस्त, कजाकी तथा चोर कहानियां प्रेमचंद की है। दो सखियां कहानी शिशु संवेदना से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। निम्नलिखित कहानी संग्रहों के प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम कौन सा है? तो ऑप्शन डी है। पहले छाया आएगा 1912, उसके बाद पुष्पलता है, उसके बाद चित्रशाला है, उसके बाद आए चिंगारियाँ। तो 29 का ऑप्शन डी सही है। छाया 1912 जयशंकर प्रसाद। पुष्पलता के कहानीकारक कौन है? सुदर्शन है। और चित्रशाला जो भाग 1 उसका प्रकाशन वर्ष 1924 है। और इसके कहानीकारक है विशंबरनाथ शर्मा। और चिंगारियाँ 1925 ईस्वी बेचन शर्मा उग्र। निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो ऑप्शन बी सही है। देशद्रोह, नदी के द्वीप, शहर में घूमता आईना और तमस। आगे देख लेते हैं। देखिए देशद्रोह की अगर बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष 1943। देशद्रोह 1943 यशपाल का है। नदी के द्वीप, नदी के द्वीप में कौन रहते हैं? अज्ञे रहते हैं। 1951 अज्ञे
उपन्यासकारक हैं। शहर में घूमता आईना 1963, इसके लेखक उपन्यासकारक है उपेंद्र नाथ अशक। तमश की अगर बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष 1973 है और इसके उपन्यासकारक हैं भीष्म शाहनी। क्वेश्चन नंबर 31, जगदीश चंद्र के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। तो देखो उनका जो सही अनुक्रम होगा, पहले आएगा यादों के पहाड़, उसके बाद धरती धन्ना अपना, उसके बाद मुट्ठी भर कांकर, उसके बाद आएगा नरक कुंड में बांस। आगे लिखा है पूरा देख लेते हैं। देखिए पहले क्या आएगा यादों के पहाड़ 1966 ईस्वी, यादों के पहाड़ 1966 ईस्वी, धरती धन्ना अपना 1972 ईस्वी, धरती धन्ना अपना 1972 ईस्वी, ठीक। उसके बाद मुट्ठी भर कांकर, यहाँ पे मुट्ठी भर कांकर 1976 ईस्वी है। उसके बाद आता है क्या नरक कुंड में बांस 1994 ईस्वी। यहाँ पे जगदीश चंद्र की पूरा उपन्यास लिखा है, उसको देख लेते हैं एक बार फिर से। यादव के पहाड़ 1966, धरती धन्ना अपना 1972, आधा पुल 1973, कभी न छोड़े खेत 1976, मुट्ठी भर कांकर 1976, टुंडा लाट 1978, घास गोदाम 1985, नरक कुंड में बांस 1994, लाट की वापसी सन 2000 और जमीन तो अपनी थी सन 2001। क्वेश्चन नंबर 32, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित ऐतिहासिक उपन्यासों का सही अनुक्रम है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित ऐतिहासिक उपन्यासों का सही अनुक्रम है, तो इसका सही अनुक्रम होगा ऑप्शन ए सही है। मृगनयनी, एकदा नेमि शरण, रामदास का पोथा अभिज्ञान। देखो मृगनयनी का प्रकाशन वर्ष 1950 है, इसके उपन्यासकारक हैं वृंदावन लाल वर्मा। एकदा नेमि शरण है, इसका प्रकाशन वर्ष 1972 है, अमृतलाल नागर। रामदास का पोथा 1976, हजारी प्रसाद द्विवेदी और अभिज्ञान 1981 जो नरेंद्र कोहली का है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित कहानियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे कहानी दी गई, यहाँ पे रचनाकार दिए गए हैं। कहानी में कौन कौन है? गुलबहार है, 11 वर्ष का समय है, पंडित और पंडिताइन है, अक्कू मुँह में छोटी बहू। और रचनाकार में कौन है? मास्टर भगवान दीन, गिरिजादत्त वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल और किशोरीलाल गोस्वामी, बंग महिला। तो क्वेश्चन नंबर 33 का क्या सही होगा? देखो इसका क्या करना है, मिलान करना है। गुलबहार किसका है? गुलबहार है किशोरीलाल गोस्वामी का, किशोरीलाल गोस्वामी का। 11 वर्ष का समय, 11 वर्ष का समय किसका है? तो ये रामचंद्र शुक्ल का है, रामचंद्र शुक्ल का है। उसका पंडित और पंडिताइन, पंडित और पंडिताइन किसका है? यह है गिरिजादत्त वाजपेयी का। और कुंभ में छोटी बहू ये किसका है? तो यह है बंग महिला का। तो ए का 4 और बी का 3, ए का 4 बी का 3, 80 का 2 और डी का 5। तो ऑप्शन सी सही है, 33 का ऑप्शन डी सही है। देखिए यहाँ पे लिखा भी किशोरीलाल गोस्वामी का गुलबहार सन 1902, रामचंद्र शुक्ल का है 11 वर्ष का समय 1903, गिरिजादत्त वाजपेयी पंडित और पंडिताइन 1903 और बंग महिला जो है इनका कहानी अक्कू में छोटी बहू 1906। और उसके बाद भगवान दीन कहानी कौन से? प्लेग की चुड़ैल सन 1902। क्वेश्चन नंबर 34, अंधा कुआं किसकी नाट्य कृति है? ए धर्मवीर भारती, बी लक्ष्मी नारायण लाल, सी मोहन राकेश और डी सुरेंद्र वर्मा। अंधा कुआं किसकी नाट्य कृति है? तो किसकी है? तो यह लक्ष्मी नारायण लाल की है, ऑप्शन बी से 34 का। देखो अंधा कुआं 1955 ईस्वी, लक्ष्मी नारायण लाल, आधे अधूरे 1969 ईस्वी, मोहन राकेश, कैद हयात 1993 ईस्वी, सुरेंद्र वर्मा और नदी प्यासी थी 1954 ईस्वी, धर्मवीर भारती। सही है ना? क्वेश्चन नंबर 35, लिखा कि मल्लिका किस नाटक की पात्र है? मल्लिका किस नाटक की पात्र है? ए माधवी, बी सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, सी आषाढ़ का एक दिन और डी 8वां सर्ग।
सॉरी मालवी नहीं, मल्लिका है, हम थोड़ा मतलब कंफ्यूज हो गए थे, भूल गए थे। मल्लिका किस नाटक की पात्र है? मल्लिका जो है किस नाटक की? मल्लिका देखो, मल्लिका नायिका किस में है? वो आषाढ़ का एक दिन है, कालिदास की प्रेमिका रहते हैं ये, आषाढ़ का एक दिन। 35 का ऑप्शन सी सही है, आषाढ़ का एक दिन। क्वेश्चन नंबर 36, इनमें कौन सा एकांकी भुवनेश्वर प्रसाद का है? इनमें कौन सा एकांकी जो है वो भुवनेश्वर प्रसाद का है? ए राजपूत की हार, बी लक्ष्मी का स्वागत, सी सबसे बड़ा आदमी और डी स्ट्राइक। तो इनमें कौन सी एकांकी भुवनेश्वर प्रसाद की है? तो वह है एकांकी स्ट्राइक, ऑप्शन डी सही है 36 का। देखो स्ट्राइक जो भुवनेश्वर प्रसाद का है, राजपूत की हार सुरेंद्र का है, लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्र नाथ अश का है, और सबसे बड़ा आदमी भगवती चरण वर्मा का है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा है कि विरोधों का सामंजस्य कर्मचित का सौंदर्य है, किसकी धारणा है? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी नगेंद्र और डी रामविलास शर्मा। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या होगा? तो देखो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह जो धारणा है वो है रामचंद्र शुक्ल की है कि विरोधों का सामंजस्य कर्मचित का सौंदर्य है, ये रामचंद्र शुक्ल की धारणा है। यहाँ पे लिखा भी है कि विरोधों का सामंजस्य कर्मचित का सौंदर्य, ये रामचंद्र शुक्ल की धारणा है। काव्य में अन्य भावों के उद्बोधन और मानव चरित्र के उन्नयन की शक्ति होनी चाहिए, यह महावीर प्रसाद द्विवेदी की धारणा है। रस सिद्धांत एक ऐसा व्यापक सिद्धांत है जिसमें इन वादों का विरोध मिट जाता है, ये डॉक्टर नगेंद्र का है। और भक्ति आंदोलन एक जातीय एवं जनवादीय आंदोलन है, यह रामविलास शर्मा का कथन है। महत्वपूर्ण कथन है ये चारों के चारों, आप लोग इसको मतलब कि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में है कि निम्नलिखित नाटकों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है? निम्नलिखित नाटकों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है? तो ऑप्शन बी से है डॉक्टर, कर्फ्यू, कबीरा खड़ा बाजार में, कोर्ट मार्शल। 38 का ऑप्शन बी सही है। देखो डॉक्टर की अगर बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष 1958 है। इसके नाटककार कौन है? विष्णु प्रभाकर है। कर्फ्यू, ये कर्फ्यू है। कर्फ्यू की अगर बात करें तो 1972 ईस्वी, और इसका नाटककार लक्ष्मी नारायण लाल हैं। कबीरा खड़ा बाजार 1981 ईस्वी, और इसकी कहानी का नाटककारक हैं विष्णु साहनी। और कोर्ट मार्शल 1991, स्वदेश दीपक। ठीक। डॉक्टर विष्णु प्रभाकर, कर्फ्यू के लक्ष्मी नारायण लाल, और कबीरा खड़ा बाजार में विष्णु साहनी, कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक। क्वेश्चन नंबर 39, निर्मल वर्मा के निम्नलिखित निबंध संग्रहों का प्रकाशन काल के अनुसार सही अनुक्रम है। निर्मल वर्मा के निम्नलिखित निबंध संग्रहों का प्रकाशन काल के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है? तो वो है ऑप्शन ए शब्द और स्मृति, कला का जोखिम, ढलान से उतरते हुए, आदि अंत और आरंभ। ऑप्शन ए से 39 का। देखो यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पे मतलब कि उनके निबंधों को मतलब कि सही अनुक्रम दिया गया निबंधों का। चूड़ी पर चांदनी 1964 ईस्वी, हर बारिश में 1970 ईस्वी, शब्द और स्मृति 1976 ईस्वी, कला का जोखिम 1981 ईस्वी, कला की जोखिम। ठीक। 1981 ईस्वी, ढलान से उतरते 1985 ईस्वी, भारत और यूरोप, प्रतिश्रुति का क्षेत्र 1991, शताब्दी के ढलते वर्षों में 1995, दूसरे शब्दों में 1997, आदि अंत और आरंभ सन 2001 में इनका निबंध है। किसका? निर्मल वर्मा का है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित नाटकों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे नाटक, यहाँ पे रचनाकार। तो नाटक में कौन कौन है? भारत दुर्दशा है, मयंक मंजरी है, रुक्मणी परिणय है, और सीता वनवास है। और रचनाकार में कौन कौन है? ज्वाला प्रसाद मिश्र, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, किशोरी लाल गोस्वामी, और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो मिलान करना है। देखो भारत भारती किसकी बहुत ही प्रसिद्ध है? भारत भारती किसकी है? नहीं सॉरी, भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा किसकी है?
तो वो है भारतेंदु तिवारी चंद की, भारत दुर्दशा भारतेंदु तिवारी चंद की है, और भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की है। ठीक ना, वो भारत भारती मेरे दिमाग में आ गया है, तो भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की है, और भारत दुर्दशा ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। मयंक मंजरी, मयंक मंजरी किसकी है? तो किशोरीलाल गोस्वामी की है। ए का 3 बी का 4 किस में है? ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी आपका सही है, रुक्मणी परिडय। ये किसका है? यह हरिऔध का है। और सीता बनवास ये किसका है? तो यह है ज्वाला प्रसाद मिश्र का है, ऑप्शन ए। तो 40 का ऑप्शन बी सही है। 3 4 5 1। देखो यहाँ पे लिखा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का भारत दुर्दशा है 1880 ईस्वी, किशोरीलाल गोस्वामी का मयंक मंजरी है 1891, हरिऔध का रुक्मणी परिडय 1894, ज्वाला प्रसाद मिश्र सीता बनवास 1895, और प्रसाद का है सज्जन 1910। ठीक। क्वेश्चन नंबर 41 में लिखा है कि निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनकी लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे निबंध संग्रह है, यहाँ पे लेखक के नाम है। निबंध संग्रह में कौन कौन है? साहित्य का श्रेय और प्रेम, आलोक पर्व है, रेती के फूल है, आस्था और सौंदर्य है। लेखक में दिनकर है, रामविलास शर्मा है, जैनेन्द्र है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, और अज्ञे हैं। क्या करना है? मिलान करना है। क्या करना है? मिलान करना है। ठीक। तो देखो, साहित्य का श्रेय और प्रेम ये किसका है? तो यह है जैनेन्द्र का। ये किसका है? ये जैनेन्द्र का है। और आलोक पर्व, आलोक पर्व किसका है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक। रेती के फूल, रेती के फूल किसके हैं? तो वो दिनकर के हैं। और आस्था और सौंदर्य ये किसका है? आस्था और सौंदर्य तो यह रामविलास शर्मा का है। ए का 3 और बी का 4 किस में है? ए का 3 बी का 4 सी का 1 और डी का 2। तो यही वाला तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 4 नहीं है, तो इसलिए मतलब कि इसका जो आंसर होगा वो होगा 3 4 1 2। 3 3 4 1 2। ठीक ना। ए का 3 बी का 4 सी का 1 और डी का 2, यही आंसर है। ये वाला है, इसमें मतलब नहीं दिया है तो इसको आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा। ये आंसर है 3 4 1 2। आगे लिखा भी है कि जैनेन्द्र का निबंध संग्रह कौन सा है? साहित्य का श्रेय और प्रेम। कब? 1953 ईस्वी। प्रकाशन वर्ष इसका हजारी प्रसाद द्विवेदी का आलोक पर्व 1972 ईस्वी। दिनकर का जो मतलब कि निबंध संग्रह रेती के फूल 1994 ईस्वी। और रामविलास शर्मा का आस्था और सौंदर्य 1961 ईस्वी। आगे का है कि केंद्र और परिधि 1984 ईस्वी। तो ऑप्शन इसका मतलब कि क्या हो जाएगा? यहाँ पे मैंने बताया था ना कि 3 4 1 2। क्वेश्चन नंबर 42, ध्वनि सिद्धांत के आचार्य हैं। ध्वनि सिद्धांत के आचार्य मैंने बताया था ना कि अगर मतलब कि जब ध्वनि सुनते हैं आप, मतलब गाना सुनते हैं, तो आपको क्या आनंद फील होता है ना। जब आप गाना सुनते हैं तो आपको आनंद मिलता है, ध्वनि सुनते हैं तो ध्वनि मतलब कि इस ट्रिक एक बताया था मैंने कि अगर आप ध्वनि सुनेंगे, गाना सुनेंगे तो आपको आनंद मिलेगा। तो ध्वनि सिद्धांत का आचार्य कौन है? वो है आनंद वर्धन। ऑप्शन ए से बस हो गया। ठीक। वामन का है रीति संप्रदाय। देखो ये मतलब कि ध्वनि सिद्धांत किसका है? आनंद वर्धन का है ध्वनि सिद्धांत। और रीति मम्मट का क्या है? मम्मट का है ध्वनिवाद। ध्वनिवाद है, ध्वनिवादी। ठीक। मम्मट है ध्वनिवादी। देखो आनंद है ध्वनि सिद्धांत है, लेकिन मम्मट कौन है? ध्वनिवादी है। दोनों में मतलब कि इतना थोड़ा सा बस फर्क है। ये ध्वनि सिद्धांत है, मम्मट है ध्वनिवादी। आप लोग को क्लियर हो गया? आनंद वर्धन का जो सिद्धांत है वो ध्वनि सिद्धांत है, और जो मम्मट का सिद्धांत है वो ध्वनिवादी है। ठीक ना। और वामन की अगर बात करें तो इसका सिद्धांत है रीति संप्रदाय। इसका जो सिद्धांत है वो रीति संप्रदाय है। संप्रदाय। ठीक। संप्रदाय है। और विश्वनाथ की अगर बात करें तो विश्वनाथ मतलब रसवादी हैं। ये मतलब विश्वनाथ क्या है कि बैठ के बस रस का मजा लेता है, रसवादी हैं। ठीक हो गया ना। आगे लिखा नहीं था तो इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूं। आनंद वर्धन ध्वनि सिद्धांत
मोहम्मद का है ध्वनिवादी सिद्धांत, और वामन का है रीति संप्रदाय, और विश्वनाथ का है रसवादी। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय काव्य शास्त्र में रसगत दोषों की संख्या कितनी मानी गई है? भारतीय काव्य शास्त्र में जो रसगत होते हैं उसकी संख्या कितनी मानी गई है? ए 5, बी 10, सी 25, डी 20। तो कितनी मानी गई? तो वो मानी गई 10। ऑप्शन बी सही है। मतलब रसगत दोषों की संख्या 10 मानी गई है। देखो, भारतीय काव्य शास्त्र में भरत मुनि रसगत दोषों की संख्या कितनी मानी है? 10 मानी है। जो निम्न है, कौन कौन से रसगत दोषों की संख्या है? देखो, अंगूठ है, अर्थांतर है, भिन्नार्थ है, एकार्थ है, अर्थहीन है, अविलुप्तार्थ है, न्यायावेत है, विषम है, विसंधि है, और सब च्युति है। क्वेश्चन नंबर 44, नाट्य शास्त्र से संबंध निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। नाट्य शास्त्र से संबंध निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही है। अभिनव भारती, दस रूपक, नाट्य दर्पण और भाव प्रकाशन। 44 का ऑप्शन डी है। अभिनव भारती की बात करें तो इसका समय 10वीं सदी के उत्तरार्ध में। इसके रचनाकार अभिनव गुप्त हैं। 10 रूपक का जो समय 11वीं सदी के पूर्वार्ध है। इसके रचनाकार धनंजय है। अभिनव भारती कौन है? अभिनव गुप्त है। और 10 रूप किसके पास होता है? धनंजय के पास होता है। तो ये ट्रिक है एक। नाट्य दर्पण की बात करते हैं, इसका समय 12वीं सदी है और इसके रचनाकार रामचंद्र और गूढ़चंद्र है। भाव प्रकाशन 13वीं सदी, शारदा तनय। मतलब भाव कौन खाता है? शारदा जो है वो भाव खाते हैं। तो ये एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ कि देखो 10 रूप किसके होते हैं? धनंजय के होते हैं। अभिनव भारती से जैसे अभिनव गुप्त हो गया। नाटक कौन करता है? रामचंद्र करते हैं, गूढ़चंद्र करते हैं। भाव कौन खाता है? शारदा तनय खाते हैं। तो ये एक ट्रिक है, आपको बता रहा हूँ आप लोगों को याद करने की। काव्य सर्जन एक प्रकार की ईश्वरीय उन्माद का परिणाम है, यह कथन किसका है? ए कॉलरिज का, बी प्लेटो का, सी अरस्तु का, डी क्रोचे का। काव्य सर्जन एक प्रकार के ईश्वरीय उन्माद का परिणाम है, यह कथन किसका है? तो किसका कथन है? ये प्लेटो का है। ऑप्शन बी सही है 45 का। ये किसका है? प्लेटो का है। देखो है यहाँ पे कि काव्य विसर्जन एक प्रकार की ईश्वरीय उन्माद का परिणाम है, ये किसका है? ये प्लेटो का है कथन। ये प्लेटो कथन है। भाव अनुभूति या संवेदना की मनोदशा का मान है, ये अरस्तु का कथन है। देखिए इंपॉर्टेंट कथन है, इसलिए मैं यहाँ पे चारों रखा गया है। भाषा मानव मन का शास्त्रागार है, कॉलरिज। कला वस्तु में नहीं होती बल्कि वस्तु द्वारा अभिव्यक्ति रूप में होती है, क्रोचे। क्वेश्चन नंबर 46, जादुई यथार्थवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? जादुई यथार्थवाद मैजिकल रिलीजियम शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? ए गैब्रियल गार्सिया मार्केज, बी जुआन रूफो, सी फ्रेंच रो और डी है जॉर्ज साइको। तो जादुई यथार्थवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो वो किया था फ्रेंच रो ने। ऑप्शन सी से 46 का। देखो यहाँ पे लिखा है कि जादुई यथार्थवाद शब्द अंग्रेजी की मैजिक रियलिज्म का हिंदी रूपांतरण है। सर्वप्रथम फ्रेंच रो ने जर्मन चित्रकारों के चित्रों का विश्लेषण करते हुए इस शब्द का प्रयोग किया था। जादुई यथार्थवाद के प्रतिष्ठापक बुआलोक को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, इनमें से मार्क्सवादी विचारक नहीं है? ए जोसेफ एडिसन, बी लुकाच, सी राल्फ फॉक्स और डी कॉडवेल। इनमें से मार्क्सवादी विचारक नहीं है। कौन नहीं है? तो जोसेफ एडिसन जो है वो मार्क्सवादी विचारक नहीं है। ऑप्शन ए से 47 का। देखो कार्ल मार्क्स, लुकाच, कॉडवेल, राफाल फॉक्स, ब्लॉक, बेंजामिन गोल्डमन, एडार्ने आदि मार्क्सवादी विचारक हैं। ये क्या है? मार्क्सवादी विचारक है। लेकिन जोसेफ एडिसन
ये अंग्रेजी भाषा के निबंधकार, नाटककार, कवि और राजनीतिज्ञ थे। इन्होंने अपने मित्र रिचर्ड स्टील के साथ पत्रिका की शुरुआत की। क्वेश्चन नंबर 48, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ए, प्लेटो की दृष्टि यथार्थपरक थी, अरस्तु की आदर्शपरक। बी में प्लेटो और अरस्तु दोनों की ही दृष्टि आदर्शपरक थी। सी में प्लेटो की दृष्टि आदर्शपरक थी, अरस्तु की यथार्थपरक। और डी में प्लेटो और अरस्तु दोनों की दृष्टि यथार्थपरक थी। तो 48 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लेटो की दृष्टि आदर्शपरक थी, अरस्तु की यथार्थपरक। मतलब प्लेटो की जो दृष्टि थी, उनकी दृष्टि आदर्शपरक थी, और जो अरस्तु की दृष्टि थी वो यथार्थपरक थी। यहाँ पे लिखा है प्लेटो प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक था। वह आदर्श राज्य के कवि या साहित्यकार के निष्कासन की बात करता था। अरस्तु यथार्थवाद था, उसकी त्रासदी की विशेष महत्व दिया है। क्वेश्चन नंबर 49, संवेदनशीलता का असाहचर्य यह अवधारणा किसकी है? ए, आई ए रिचर्ड्स, बी जॉर्ज लुकाज, सी टी एस एलियट और डी एफ आर लिविस। संवेदनशीलता का आश्चर्य यह अवधारणा किसकी है? 49 का आंसर क्या होगा? तो यह टी एस एलियट की है, ऑप्शन सी से 49 का। देखो, संवेदनशीलता का आश्चर्य मूर्ति धानीय टी एस एलियट का है। मूल्य सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत ये किसका है? ये आई रिचर्ड का है। और महान यथार्थवाद कौन है? जॉर्ज लुकाज है। आज का अंतिम क्वेश्चन कि टी एस एलियट की आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम कौन सा है? टी एस एलियट की आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो ऑप्शन ए है द सेक्रेड वुड, एलिजा वेथेन एसेज एनिसीमेंट एंड मॉडर्न। ऑप्शन ए से 50 का। देखिए, लिखा भी कि टी एस एलियट की आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम है द सीक्रेट वुड 1920, होमेज टू जॉन डाइडन 1924, एलिजा वेथेन एसेज 1932, द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म 1933, सेलेक्टेड एसेज 1934 और एसेज एनिशियंट एंड मॉडर्न 1936 ईस्वी। तो ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चन। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा। मैं आप लोग को ऐसे क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा जो आप लोग के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।